जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो हमारे मैराथन सेशन है, आज इसको करने वाले हैं। यहाँ पे 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज को डिस्कस किया जाएगा, जो है एक्सेप्शनली जो एग्जाम ओरिएंटेड है। तो जो जेकेपीएससी 10+2 लेक्चरर एग्जाम के लिए काफी ज्यादा रिलेवेंट है, और इसके साथ साथ यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस एग्जाम के लिए भी ये सेशन रहने वाला है। तो ये हमारी ई बुक भी आ चुकी है इंडियन फॉरेन पॉलिसी में। इस ई बुक की जो स्पेशल फीचर्स हैं, यहाँ पे पहले कंसेप्ट को डिस्कस किया गया, एक टॉपिक को लिया गया, और उसके टॉपिक के बाद जो है प्रैक्टिस करने के लिए उसी टॉपिक के रेलिवेंट साथ संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते थे उनको हमने प्रैक्टिस सेट में डाला है। तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट को पढ़ने को भी मिलेगा, और उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो इस बुक को बाय कर सकते हैं। उसका एक नॉमिनल चार्जेस है, आप उसको देकर आप बाय कर सकते हैं। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए, 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। हाई चांसेस है यहाँ से जेकेपीएससी 10+2 लेक्चरर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की काफी ज्यादा संभावना है। तो इसमें मोस्टली जो है पीवाईक्यूज को ही ऐड किया गया, या फिर पीवाईक्यूज के संबंधित जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी के रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला। तो चलिए, वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू के साथ। The United States provided food aid to India under which program in 1954? 1954 में किस प्रोग्राम के अंडर जो है यूनाइटेड स्टेट जो है इंडिया को फूड दिया, फूड की मदद की उन्होंने। तो चलिए, राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही रहने वाला है। PL-480 जो ये उन्होंने जो है फूड एड दी थी किसको, इंडिया को। ये एक वीट की टाइप है। In 1954, India received wheat and other food grains under the Public Law 480 PL। PL 480 के नाम से इस प्रोग्राम को जाना जाता है, आल्सो नोन एज द फूड फॉर पीस प्रोग्राम। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था तब यहाँ पे फूड की काफी ज्यादा शॉर्टेज थी, और 2 टाइम के मील को ही काफी ज्यादा लोग जो है वो भूखे पेट सोते थे। तो ये काफी ज्यादा एक प्रॉब्लम थी। तो यूएसए ने उस टाइम जो है 480 PL के तहत जो है इंडिया को वीट्स और अदर नेसेसरी फूड्स आइटम्स को प्रोवाइड की थी। इट वॉज क्रूशियल फॉर इंडिया फूड सिक्योरिटी बिफोर द ग्रीन रेवोल्यूशन। एक ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले, देखिए इंडिया में जो फूड शॉर्टेज थी उसको उसी को देखते हुए जो ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में लाया गया, तो इससे जो है काफी ज्यादा जो इस जो हंगर की सिचुएशंस थी इसको मीट आउट किया गया था। द मार्शल प्लान जो है ये ऑप्शंस में है, ये यूरोपियन रिकंस्ट्रक्शन के साथ संबंधित है, ना कि इंडिया के साथ। और ट्रूमैन डॉक्ट्रिन जो है वो कम्युनिज्म के साथ रिलेट करते हैं, कम्युनिज्म के प्रति आइडिया देते हैं। तो ये थे फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। विच इवेंट लीड टू यूएस सैंक्शंस ऑन इंडिया इन 1998? 1998 में जो यूएस की सैंक्शंस होती हैं वो किस इवेंट को लेके होती है? कारगिल वार को, पोखरान सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट, साइनिंग ऑफ इंडो सोवियत ट्रीटी, या फिर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। तो ये इजी क्वेश्चन है। 98 में जो है वो ये सैंक्शंस यूएसए के द्वारा लगाई गई थी जब पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। तो पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट किसके टाइम हुआ था, तो इससे पोखरान फर्स्ट जो हुआ था वो किसके टाइम हुआ था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि पोखरान फर्स्ट जो न्यूक्लियर टेस्ट था वो किसके टाइम, तब पीएम कौन था। इंडिया कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन मई 1998 में होता है ऑपरेशन शक्ति के नाम से। देखिए हमने पोखरान पता है कि यूएसए ने सैंक्शन लगाई है, लेकिन उस ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन शक्ति नाम था। तो जो भी इंफॉर्मेशन है ना वो एमसीक्यूज के साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन में दी हुई है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से भी क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। तो कोशिश की गई है कि 100 एमसीक्यूज जब हम कर लेंगे तो आप याद रखिए कि 100 नहीं, हम 100 कंसेप्ट को नहीं डिस्कस करेंगे। हम उस समय अगर एक्सप्लेनेशन को डाल के आप बीच में देखोगे तो हम 250 से 300 कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर चुके होंगे। मतलब 4 से 500 क्वेश्चंस वन लाइनर्स यहाँ से फ्रेम किए जा सकते हैं इजीली। जैसे ऑपरेशन शक्ति है तो ये यहाँ से एमसीक्यू फ्रेम हो सकता है। द यूएसए इम्पोज्ड इकोनॉमिक सैंक्शन अंडर इट्स ग्लेन अमेंडमेंट। जो उसकी ग्लेन अमेंडमेंट थी उसके तहत जो है यूएसए ने जो है क्या किया था, इंडिया पे सैंक्शंस लगाए थे, प्रतिबंध लगाए। इंडिया वाज आउटसाइड द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, क्योंकि इंडिया जो है एनपीटी
जो नॉन प्रोलिफिकेशन न्यूक्लियर ट्रीटी है ना, नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी है, उसको साइन नहीं किया किसने, इंडिया ने। इसलिए आउटसाइड होने के कारण जो है यूएसए ने सैंक्शंस लगाए थे। लेटर थ्रू डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, जसवंत सिंह एंड स्ट्रोबे टालबोट दोनों के बीच में जो है एक टॉक होती है और रिलेशंस जो है धीरे धीरे इंप्रूव किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। द इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट वाज साइंड इन विच। देखिए जब 1998 का पोखरान सेकंड टेस्ट होता है तो वहां तो यूएसए प्रतिबंध लगाता है, लेकिन वो जो रिलेशंस है, जो संबंध है इंडिया यूएसए के, वो कैसे सुधरते हैं और कब सुधरते हैं, तो यहाँ पे धीरे धीरे जब अग्रसर होते हैं तो देखिए यहाँ पे न्यूक्लियर सिविल डील होती है। तो ये कब होती है, ये मुझे ईयर बताइए। चलिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही रहने वाला है। 2008 में जो है इस यूएसए इंडिया यूएसए न्यूक्लियर सिविल सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट होता है और यहाँ पे साइन किया जाता है ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के टाइम पीरियड पे एंड यूएसए प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश के टेन्योर पे। और इसको आल्सो नोन, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है 123 एग्रीमेंट, ये भी आप याद रखिए। हालांकि इंडिया अब भी जो है नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी नहीं है, उसने साइन नहीं किए हैं। इट वाज डिसाइडेड एज अ लैंडमार्क इन इंडिया यूएस रिलेशनशिप, एक इंडिया यूएस के रिलेशनशिप में एक लैंडमार्क था जब न्यूक्लियर सिविल डील साइन की गई। विच डिफेंस एग्रीमेंट अलाउज इंडिया एंड द यूएस टू यूज ईच अदर्स मिलिट्री बेस फॉर रिफ्यूलिंग एंड सप्लाईज। तो किस डिफेंस एग्रीमेंट के तहत इंडिया और यूएसए जो है एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस को यूज कर सकते हैं फॉर रिफिलिंग एंड सप्लाईज? तो राइट आंसर क्या होने वाला है, ये जितने भी जो आपको फुल फॉर्म दी गए नीचे, ये सभी जो है एक एग्रीमेंट है यूएसए के साथ। तो बताइए राइट आंसर क्या होने वाला। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, लॉजिकल एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। तो ये यूएसए के साइन किया गया ताकि जो है एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस को यूज कर सके फॉर रिफिलिंग एंड अदर सप्लाईज। साइन इन 2016 में साइन होती है म्यूचुअल यूज ऑफ मिलिट्री बेसिस को लेकर। और कॉमकासा जो है वो 2018 में होती है। यहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं कम्युनिकेशन, एक दूसरे के कम्युनिकेशन नेटवर्क को शेयर करना। तो ये कॉमकासा के तहत किया गया। और बी का जो है वो 2020 में साइन किया गया है, शेयर ऑफ जियो स्पैटियल डाटा। तो ये जो फुल फॉर्म्स हैं इनकी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और गोस्मा GSOMIA, ये गोसिमा जो है 2002 में साइन किया जाता है। और यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन, जो मिलिट्री इंफॉर्मेशन है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए उसके संबंधित है। तो अक्सर मैथ्स द फॉलोइंग में ये क्वेश्चंस PYQ में पूछ रखा है। तो आप मुझे इन सभी की फुल फॉर्म जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइए। आप सर्च कीजिए, क्योंकि आप जब खुद से सर्च करेंगे तो आपको याद रहेगा। लिमो की है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। चलिए जो क्वाड ग्रुप है जो रिवाइव्ड हुआ इन 2017 में, इंक्लूड इंडिया, द यूनाइटेड स्टेट, जापान एंड द अदर कंट्री। ये 4 कंट्रीज का ग्रुप है, लेकिन आपको 3 को यहाँ पे बता दी गई, यूनाइटेड स्टेट, जापान एंड इंडिया। और 4th कंट्री कौन सी है इनमें से, ऑप्शन में से? चलिए राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो 4th मेंबर है क्वाड का। ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन में जो है एक सिक्योरिटी को डेवलप करना और जो चाइना है उसको जो है काउंटर करना, ये भी इस ग्रुप का मोटिव है। ये फर्स्ट प्रपोज करते हैं 2007 में, बट लेकिन वो एस्टेब्लिश नहीं होता ये ग्रुप। और ये 2017 में एक काउंटर बैलेंस टू चाइना के अगेंस्ट जो है ये ग्रुप आता है। क्योंकि 2007 में जो है ऑस्ट्रेलिया जो है इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं करता, तो फिर वो ये एज इट इज रह जाता है, ये इम्प्लीमेंट नहीं होता, ये क्वाड ग्रुप जो बनाया नहीं जाता। चलिए देखिए 6 को देखिए। विच ट्रीटी इंस्टीट्यूशनलाइज द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड सोवियत यूनियन इन 1971? किस ट्रीटी के तहत जो है, आपको पता ही है रशिया जो भारत का जो है एक कहते हैं सदाबहार जो है मित्र है, तो उसने हर मोड़ पे जो है भारत की मदद की है, चाहे वो मिलिट्री इक्विपमेंट से थ्रू हो या फिर इस तरीके से भी जो है लोन्स प्रोवाइड करना या फिर डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट्स हैं उनमें
इन्वेस्ट करना या फिर न्यूक्लियर प्लांट्स को डेवलप करना, तो ये चीजें में उन्होंने काफी ज्यादा हमारी मदद की है। ये कौन सी ट्रीटी जो है साइन की गई थी? 1971 में इंडिया ने जो है बांग्लादेश को भी फ्री करवाया था। इंडिया के ऊपर काफी ज्यादा सैंक्शंस और काफी ज्यादा प्रेशर भी था। उस समय जो है इंडिया साइन किया गया था। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। इंडो सोवियत पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी जो है साइन की जाती है 1971 में। 9 अगस्त 1971 में साइन की जाती है, और जहां पे बांग्लादेश को लिबरेशन वार जो होती है उसके बाद जो बांग्लादेश को फ्री करवाया जाता है फ्रॉम पाकिस्तान, एंड चाइनीज और अमेरिका का काफी ज्यादा इंटरवेंशन होने लगा, और इससे जो है इसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने जो है सोवियत यूनियन के साथ ट्रीटी साइन कर, एंड स्पेशल एंड प्रिविलेजेस पार्टनर जो है यहाँ से उसकी शुरुआत होती है। चलिए 7th क्वेश्चन को देखिए। विच एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम डिड इंडिया परचेज फ्रॉम रशिया डिस्पाइट यूएस अपोजिशन? यूएस ने काफी ज्यादा अपोजिशन की, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया ने कौन सा डिफेंस सिस्टम जो है रशिया से खरीदा? तो उसी रशिया के जो हमारी अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसी के टाइम जो उसको पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग हो रही थी उसको काउंटर करने के लिए, जो मिसाइल अटैक हुआ उसको काउंटर करने के लिए उस डिफेंस सिस्टम को काफी ज्यादा यूज किया गया। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए राइट आंसर क्या होने वाला? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। S-400 जो डिफेंस सिस्टम है उसको यूज किया गया, और ये रशिया से बाय किया गया है। 4.543 की बिलियंस डील्स हुई फॉर 5 यूनिट्स ऑफ S-400 एयर डिफेंस इन 2018 में हुई थी। काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, यूएसए सैंक्शन लगाता है काटसा के तहत। काटसा क्या कहता है? काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी, जहां पे अमेरिका को उसके जो खिलाफ जाएगा उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया उसने थ्रू सैंक्शन एक्ट के द्वारा। ये वहां पे एक्ट है। दिस शोज इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन डिफेंस, ये बताता है कि इंडिया की जो स्वायत्ता को बताता है कि कहीं से भी प्रेशर हो इंडिया उसके आगे झुकने वाला नहीं है। चलिए 8th को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया? कौन सी इनमें से एक्सरसाइज जो है वो एक जाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड रशिया? युद्धअभ्यास, इंदिरा, मालाबार, गरुड़ा, शक्ति। तो राइट आंसर क्या होने वाला? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, इंदिरा। अगर आप पीवाईक्यूज को उठा के देखोगे ना, तो ये जो मैंने अभी तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो वहां पे पूछ रखे हैं, चाहे वो हम एक्सप्लेनेशन में डिस्कस कर रहे हैं या फिर डायरेक्ट एज इट इज एमसीक्यूज में जो डिस्कस किया जा रहा है वहां से क्वेश्चंस काफी ज्यादा फ्रेम हुए। तो दीज वर मोस्ट expected MCQs for your exam. इंदिरा इज द इंदिरा इंडिया रशिया जो है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। आप इंदिरा को वर्ड से याद रखिए। IND से क्या हो गया? इंडिया। RA से रशिया हो गया। तो ये रशिया से इंडिया रशिया की मिलिट्री एक्सरसाइज है, जहां पे तीनों सर्विसेज जो है इंक्लूड होती है, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। अदर जॉइंट एक्टिविटीज इंक्लूड आ गया इंदिरा जो एयरफोर्स की होती है, और नेवल इंदिरा। खासकर याद रखिए इंदिरा वर्ड इंडिया और रशिया दोनों वर्ड से ही जो है आप याद रख सकते हैं इसको। और मालाबार और युद्ध अभ्यास और गढ़ शक्ति ये किसकी है? ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए, थोड़ा रिसर्च कीजिए। विच न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया इज बीइंग बिल्ट विद रशियन असिस्टेंस? देखिए जो हमें छूट रही है ना, ये भी आगे हमने डिस्कस की हुई है जो एक्सरसाइज है हर एक, आप सीधा याद रखते जाइए। विच न्यूक्लियर पावर प्लांट, अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले या फिर कुछ दिन पहले जो है इसको एक बार फिर से देख लेते हो, एक तो आज देख लो, एक बार फिर से देख लीजिए इस सेशंस को, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला और मोस्टली चांसेस है यहाँ से क्वेश्चन एज इट इज आने वाले हैं। विच न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया इज बीइंग बिल्ड विद रशियन असिस्टेंस? रशियन असिस्टेंस के साथ कौन से पावर प्लांट को बिल्ड किया गया है? तो जो हमारी ई बुक है उसमें 350 से प्लस क्वेश्चंस वहां पे डिस्कस किए गए हैं, तो यहाँ पे ओनली 100 MCQs ही वहां से लिए गए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है। तो चलिए बताइए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है सही रहने वाला। कुंडन कुलम जो है यहाँ पे ये रशिया के असिस्टेंट के द्वारा जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट को रन किया जाता है, जो तमिलनाडु में है। ये इंडिया लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। विच जाइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रशिया मैन्युफैक्चर सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल? सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल जो इंडिया और रशिया मिलकर जो बना रहे हैं,
जाइंट। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलप्ड बाय इंडिया एंड रशिया? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, ब्रह्मोस एरोस्पेस जो है उसके द्वारा जो है बनाई जा रही है। ये 1998 में जो है ब्रह्मोस एरोस्पेस को एस्टेब्लिश किया जाता है। इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन डीआरडीओ एंड एनपोम, रशिया का जो है। तो इट प्रोड्यूस द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इसके अंदर डेवलप की जाती है। कंसिडर वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड की दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली मिसाइल्स है विद लैंड एयर एंड सी वर्जन, तीनों वर्जन पे यहाँ पे तैयार किए जाते हैं। इंडिया एंड रशिया आर फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ विच मेजर मल्टीलैटरल ग्रुपिंग? दोनों कौन से दो मल्टीलैटरिंग ग्रुप के मेंबर्स हैं इंडिया और रशिया? यहाँ पे इंडिया भी है और रशिया भी है। तो राइट आंसर क्या होने वाला? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। ब्रिक्स एंड एससीओ दोनों के जो है वो इंडिया भी मेंबर है और रशिया भी मेंबर है, एक ही मेंबर है दोनों ब्रिक्स के। यहाँ पे ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री आ जाती है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसको एससीओ कहा जाता है। दीज प्लेटफॉर्म स्ट्रेंथन कॉर्पोरेशन इन इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड मल्टी पोलर वर्ल्ड ऑर्डर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। इंडिया एंड द ईयू साइन द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन विच ईयर? इंडिया और ईयू के बीच में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो कब साइन की जाती है, कौन से साल? तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। 2004 में जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को साइन किया जाता है। इसका मोटिव होता है टू काउंटर टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डायलॉग। यहाँ पे एनुअल सबमिट की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। विच स्टाइल ट्रेड नेगोशिएशन बिटवीन इंडिया एंड द ईयू वाज रीलॉन्च्ड इन 2021? जो एक स्टाल्ड मतलब एक रुकावट आ गई थी, रुक गया था ट्रेड नेगोशिएशंस, वो कब फिर से कब जो सॉरी फिर से जो है दोबारा इंस्टॉल की जाती है 2021 में। तो ये कौन सा इसमें से सही है? कौन सी किसके अंडर हुआ? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। बीटीआईए, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट के तहत जो है, कौन से एग्रीमेंट के तहत? ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट के तहत बीटीआईए 2021 में साइन होता है, जहां पे फिर से जो है नेगोशिएशन को स्टार्ट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। विच ईयू कंट्री इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर विद इन द ब्लॉक? जो ईयू की कंट्रीज है उसमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का? तो राइट आंसर क्या होने वाला? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। जर्मनी इसका सही आंसर है। देखिए जर्मनी क्यों है? जर्मनी जो है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर तो है, फॉलोड बाय इसके बाद जो बेल्जियम और नीदरलैंड आते हैं। जर्मनी प्ले क्रूशियल रोल इन मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ, टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट एंड स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट इंपोर्ट टाइज, और जो ग्रीन एनर्जी है ना उसको प्रोड्यूस करने में भी जो है जर्मनी काफी ज्यादा इंडिया की हेल्प कर रहा है। तो 15 को देखिए। विच कंट्री वाज द फर्स्ट मेजर वेस्टर्न पावर टू साइन अ सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट विद इंडिया आफ्टर द 1998 न्यूक्लियर टेस्ट? जब 1990 में न्यूक्लियर टेस्ट होता है उसके बाद जो है कौन सी कंट्री जो है इंडिया के साथ साइन करती है? तो राइट आंसर क्या रहने वाला? ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। फ्रांस जो है, France became the first major Western countries to support India after 1998 Pokhran nuclear test, and then signed a civil nuclear cooperation agreement in 2008. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। इंडिया एंड फ्रांस कंडक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज? कौन सी बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस? राइट आंसर क्या होने वाला? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। वरुणा जो है वो डिस्कस की जाती है। हमने पहले इंदिरा तो देख लिया, इंदिरा किसके बीच में होती है? इंडिया और रशिया के बीच में। अब हमने किसको देखा? वरुणा को देखा। तो वरुणा किसके बीच में होती है? इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। ये एक नेवल एक्सरसाइज है। वाइल गरुड़ा जो है वो एयर एक्सरसाइज और शक्ति जो है आर्मी एक्सरसाइज है। देखिए शक्ति क्या हो गया? ये आर्मी मिलिट्री एक्सरसाइज है, और जो हमारी गरुड़ा है वो एयर एक्सरसाइज है। और उसके साथ साथ जो हमारी
वरुणा वो नेवल एक्सरसाइज। तो इंदिरा तो आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। द राफेल एयरक्राफ्ट डील बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस वाज साइन इन विच ईयर? जो राफेल डील थी वो इंडिया और किसके बीच में होती है? फ्रांस के बीच में होती है। और एक कौन से साल में साइन होती है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। देखिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अभी कन्फ्रंटेशन हुआ, एक युद्ध जैसा, युद्ध भी कह सकते हैं क्योंकि क्रॉस बॉर्डर शेलिंग हुई, मिसाइल्स का यूज किया गया, डिफेंस सिस्टम का यूज किया गया। तो ये अभी जो रिसेंटली हुआ है, तो इस वजह से जो भी हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं और जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं फॉरेन पॉलिसी के जब अब इसको अब जो भी जिस जहाँ पे भी ये सिलेबस में इंक्लूड है फॉरेन पॉलिसी, तो वहां अगर फॉरेन पॉलिसी को पढ़ने जा रहे हो तो ये सारे जो एग्रीमेंट्स हैं, जितने भी जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं और जो भी डील्स हो रही हैं, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखिए 2016 में वो 36 राफेल फाइटर जेट्स के लिए एक डील साइन होती है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज लॉन्च जॉइंटली बाय इंडिया एंड विच कंट्री? इंडिया और किस कंट्री के द्वारा जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किया जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही रहने वाला। फ्रांस जो है, फ्रांस की मदद से जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को इंडिया लॉन्च करता है 2015 एट कॉप 21 पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट कॉन्फ्रेंस। पेरिस कौन सी कॉप 21 में, जहां पे it reflects cooperation in climate change and renewable energy. France continue to produce both political and financial sports. Political और financial support जो है प्रोवाइड करेगा टू ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। चलिए 19 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बायलैटरल एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड द यूके? इंडिया और यूके के बीच में बायलैटरल एक्सरसाइज इनमें से कौन सी कंडक्ट की जाती है? तो राइट आंसर क्या रहने वाला? ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। ऑल ऑफ द वर्ब जो है ये सभी जो है किसके साथ कंडक्ट की जाती है? यूके के साथ कंडक्ट की जाती है। इंदिरा धनुष जो है वो ये एयर फोर्स एक्सरसाइज है। इंदिरा धनुष, इंदिरा और धनुष ये इंडिया और यूके के बीच में होती है। और एयर क्या उनसे? एयर फोर्स की, क्योंकि धनुष, धनुष वर्ड से याद रखिए, धनुष तो हवा में ही चलाया जाता है। तो इंद्रधनुष तो सॉरी इंद्रधनुष जो है आसमान में होता है, तो इसलिए याद रखिए एयर है। और उसके बाद कोंकण जो है वो नेवल एक्सरसाइज है। यहाँ से भी वर्ड कोंकण से भी आप याद रखते हैं। कोंकण एरिया कौन सा है इंडिया में? तो आपको पता ही है वो कोस्टल एरिया, तो कोंकण जो है वहां से भी याद रख सकते हैं। अजय वॉरियर्स जो है वो आर्मी एक्सरसाइज है। ये इंडिया और यूके के बीच में जितनी भी एक्सरसाइज है वो हमने यहाँ पे कवर कर। चलिए 20 को देखिए। विच इंडियन सिटी होज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन सोलर अलायंस? इंडियन सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चलिए राइट आंसर बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। गुरुग्राम में जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो है हेडक्वार्टर पाया जाता है। It was jointly set up by India and France, giving India an important leadership role in global climate diplomacy. चलिए 21 को देखिए। Which which European country is collaborating with India on green hydrogen and renewable energy? कौन सी कंट्री जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन एंड रिन्यूएबल एनर्जी के में जो है इंडिया के साथ कोलैबोरेशन साइन किया? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। जर्मनी जो है इंडिया साइंड अ ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप इन 2022, जहां पे फोकस किसके ऊपर रहेगा? ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर और क्लाइमेट फाइनेंसिंग एंड स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। चलिए 22 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज पार्ट ऑफ द अलायंस फॉर मल्टीलेटरलिज्म विद इंडिया? अलायंस फॉर मल्टीलेटरलिज्म जो है किस कंट्री के साथ पार्ट है? किस किस कंट्री का पार्ट है? विद इंडिया। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। जर्मनी और फ्रांस जो है अलायंस फॉर द मल्टीलेटरलिज्म के पार्टिसिपेंट हैं। उसमें आते हैं। इंडिया कोऑपरेट विद जर्मनी एंड फ्रांस इन द अलायंस फॉर मल्टीलेटरलिज्म व्हिच एडवोकेट फॉर द रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस में ऑर्डर होना चाहिए, रूल बेस्ड होना चाहिए, क्लाइमेट एक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फोकस किया जाना चाहिए। विच ग्रुपिंग इंक्लूड बोथ इंडिया एंड साउथ अफ्रीका एज एन इंपॉर्टेंट मेंबर्स? कौन से इनमें से ग्रुप में जो है इंडिया और साउथ अफ्रीका जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स है IBS से? ब्रिक्स,
बेसिक्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, ऑल ऑफ द अबव है। आईबीएसए को है इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये 2003 में जो है फॉर्म किया जाता है। फोकस ऑन साउथ साउथ कॉपरेशन, साउथ साउथ कॉपरेशन को लेकर ये ग्रुप ऑर्गेनाइज होता है। और ब्रिक्स जो पता है ये आपको ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, जहां पे साउथ अफ्रीका जो है 2010 में जो है इसको ज्वाइन करता है, जहां पे ग्लोबल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के ऊपर फोकस किया जाता है। और उसके बाद बेसिक देखिए, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना इसमें इंक्लूड है। क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन है, ये क्लाइमेट को लेकर है। बेसिक, बेसिक मतलब क्लाइमेट चेंज, यहाँ पे बेसिक आएगा वर्ड, वहां पे याद रखिए। और उसमें चाइना भी है, ब्राजील भी है, ठीक है, ब्राजील भी है, साउथ अफ्रीका भी है, इंडिया और भी है, और चाइना भी। ए से ब्राजील, एस से साउथ अफ्रीका, आई से इंडिया और सी से चाइना। और ब्रिक्स का भी आपको पता है, आईबीएसए का क्या है, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। चलिए 24 को देखिए, इन विच ईयर डिड साउथ अफ्रीका ज्वाइन द ब्रिक्स ग्रुपिंग विद इंडियाज सपोर्ट। साउथ अफ्रीका कौन से ईयर में जो है ब्रिक्स को ज्वाइन करता है इंडिया के सपोर्ट से? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, 2010 में ज्वाइन किया था एज अ 5th मेंबर। चलिए 25 को देखिए, विच साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट वाज द चीफ गेस्ट एट द इंडियाज रिपब्लिक डे इन 2019? 2019 में साउथ अफ्रीका के कौन से प्रेसिडेंट जो है वो चीफ गेस्ट होते हैं इंडिया रिपब्लिक डे में? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहने वाला? हाँ, प्रेसिडेंट रामपोसा जो है वो इंडिया के क्या रहने वाले हैं, रहे थे, चीफ गेस्ट रहे थे इंडियन रिपब्लिक डे में। चलिए 26 को देखिए, व्हेन डिड इंडिया ऑफिशियली बिकेम अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस? यूनाइटेड नेशंस का मेंबर कब बनते ऑफिशियली? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, 1945 में जो है इंडिया इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है किसका, यूनाइटेड नेशन का। साइन द यूनियन चार्टर ऑन 26 जून 1947 में इन सैन फ्रांसिस्को। इट ऑफिशियली बिकेम अ मेंबर ऑन 24 अक्टूबर 1945, जब से ही इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, इसका यूनाइटेड नेशन का, तब से इंडिया जो है उसका मेंबर है। इंडिया वाज स्टिल अंडर ब्रिटिश रूल, तब ब्रिटिश रूल के अंडर था। और सर आर्कट राम से मुधालिया जो है इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। इंडिया वाज अमंग द ओरिजिनल 51, जब यूएनए एस्टेब्लिश किया गया था तब उसने उसके ओरिजिनली मेंबर 51 थे। तो ये थे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यूएनओ को लेकर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस सर्व्ड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन जनरल असेंबली? इंडिया के इनमें से कौन से फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, विजय लक्ष्मी पंडित जो है वो फर्स्ट इंडियन थे, प्रेसिडेंट थे किसके, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। विजय लक्ष्मी पंडित, सिस्टर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जो पंडित नेहरू जो हमारे फर्स्ट पीएम थे उनकी सिस्टर थे, एंड बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूएनजीए, मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 1953 में। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पीवाई क्यूज में पूछ रखा है, तो हाई चांसेस रहते हैं यहाँ से भी। दिस वाज अ मेजर डिप्लोमेटिक अचीवमेंट फॉर इंडिया ड्यूरिंग द नेहरू इरा। और सर ए राम से मुधालिर जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट इंडियन टू प्रिजाइड ओवर द यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो एस्टेब्लिश की गई 1946 में, जहां पे इंडिया उसको उसको प्रिजाइड करते हैं कौन, राम से मुधालिर। और डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो है ना वो सर्व्ड एज अ जज एंड अ प्रेसिडेंट ऑफ आईसीजे लेटर, नॉट यूएनजीए, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसको प्रिजाइड करते हैं नागेंद्र सिंह। कौन से, नागेंद्र सिंह। चलिए 28 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू यूएन पीस कीपिंग इज करेक्ट? देखिए इंडिया का जो पीस कीपिंग, यूएन को पीस कीपिंग जो मिशन है उसमें इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है उसको लेकर क्या सही है? तो राइट आंसर बताइए। राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, इंडिया लार्जेस्ट जो है ट्रूप कंट्रीब्यूटर है, मतलब इंडिया अपनी मिलिट्री के थ्रू जो है कंट्रीब्यूट करता है यूएन पीस कीपिंग मिशन, जहाँ पे कोई मिशन चलाया जाता है यूएनओ के द्वारा,
कहीं भी शांति को स्थापित करना, कहीं भी कोई मिलिट्री का विद्रोह हो गया या फिर कहीं टेररिज्म है या फिर कहीं पे भी इंटरनल डिस्टरबेंस है और यूएनओ का वहां पे इंटरवेंस होता है, तो इंडियन अपने ट्रूप्स के द्वारा जो है यूएनओ के जो पीस कीपिंग मिशन है उसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो इंडिया लार्जेस्ट है। इंडिया इज नॉट द लार्जेस्ट फाइनेंशियल कंट्री, फाइनेंशियली इंडिया कंट्रीब्यूट नहीं करता, लार्जेस्ट नहीं है, बट ट्रूप के मामले में जो है वो लार्जेस्ट है, टॉप। ठीक है, इंडिया हैज डिप्लॉयड ओवर 2,50,000 ट्रूप्स इन 49 यूएन मिशंस में सिंस 1948 में। देखिए कितना बड़ा नंबर है। इट लीड सिग्निफिकेंट मिशंस इन कांगो, सोमालिया, सीरिया लियोन एंड सूडान जैसी कंट्रीज में ये मिशंस में कंट्रीब्यूट किया। और इंडिया जो है इंडिया हैज आल्सो प्रोवाइडेड द फर्स्ट एवर फीमेल फॉर्म पुलिस यूनिट भी प्रोवाइड करते हैं इन लिबेरिया में इन 2007 में इनहेंस जेंडर रिप्रेजेंटेशन पीस कीपिंग। चलिए 29 को देखिए, विच आर्टिकल ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर प्रोवाइड्स फॉर रिफॉर्म द सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप। जो सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप है ना, उसमें रिफॉर्म लाए जा सकते हैं कौन किसके किस चार्टर के अंडर, यूनाइटेड नेशन की। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा, कौन सा आर्टिकल सही है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही रहने वाला। आर्टिकल 108 के तहत जो है यूनाइटेड नेशन चार्टर में जो है रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं। अमेंडमेंट टू द चार्टर इंक्लूडिंग सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स। अमेंडमेंट लाने के लिए, किसी भी नए मेंबर को ऐड करने के लिए यहाँ पे 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, और जिसमें पांचों जो विटो पावर जिनके पास मेंबर है, विटो होल्डिंग मेंबर्स, वो उनका जो है कंसेंट होना जरूरी है। आर्टिकल 23 जो है डील करता है कंपोजिशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल के साथ। और इंडिया स्ट्रांगली एडवोकेट सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया जो है सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म के लिए एक बड़ा मतलब स्ट्रांगली एडवोकेटर है, जहां पे वो कहता है कि G4 नेशंस को जो है ऐड किया जाना चाहिए। G4 में कौन कौन था? इंडिया, जर्मनी, जापान एंड ब्राजील। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जहां पे उनको परमानेंट मेंबरशिप दी जानी चाहिए। India's candidature for permanent membership in the United Nations Security Council is supported by which group? किस ग्रुप के द्वारा सपोर्ट किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो सही है, G4 के द्वारा। और G4 में इंडिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील जैसे कंट्रीज आती हैं। They also leverage IBSA, India, Brazil, South Africa and BRICS to build consensus, but G4 is the core platform. यहाँ से अपोजिशन आ जाती है, कहाँ से? इसको अपोजिशन प्रोवाइड करने के लिए कॉफी ग्रुप बनाया गया, और वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप G4 को देख रहे हो तो कॉफी ग्रुप भी आप कॉफी क्लब को भी देख लीजिए। यूनाइटिंग फॉर कंसेंस, यहाँ पे कौन कौन सी कंट्री है? इटली, पाकिस्तान, मैक्सिको, साउथ कोरिया। वो कहते हैं कि अगर मेंबर्स को इंक्लूड करना भी है तो हमें भी इंक्लूड कीजिए ना, इनको इंक्लूड करना G4 को। तो यहाँ पे भी एक अपोजिशन यहाँ पे की जाती है। इटली, पाकिस्तान, मैक्सिको और साउथ कोरिया जैसी कॉफी क्लब के हिस्सा रहे। 31 को देखिए, विच ईयर डिड इंडिया बिकेम अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द 8th टाइम में जो है इंडिया क्या बनता? नॉन परमानेंट मेंबर। ये कौन से साल में? चलिए राइट आंसर बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो सही है, 2021 में जो है 8th टाइम जो है बनता है। इससे पहले कौन कौन से साल में रहा? 50 से लेकर 51 तक, 67 68 में, और 72 73 77 78 84 85 91 92 2011 12 में, और 21 22 में। और इंडिया जो है 21 में क्या होता है, लॉन्च करता है 5S, एक अप्रोच देता है, जहां पे 5S का क्या मतलब है? सम्मान, रिस्पेक्ट करना, संवाद, डायलॉग, और सहयोग, ऑपरेशन करना, शांति, पीस, और समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। 5S इंडिया का मिशन है। यहाँ इंडिया चेयर 3 कमेटीज इन 2021 में 3 कमेटीज को चेयर करता है। तालिबान सैंक्शन कमेटी, काउंटर टेररिज्म कमेटी एंड लीबिया सैंक्शन कमेटी। क्योंकि जहां पे इंडिया जो है नॉन परमानेंट मेंबर को चुना जाता है, तो वहां पे जो भी कमेटीज होती हैं उनका भी काफी ज्यादा रोल रहता है। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो तालिबान सैंक्शन कमेटी, काउंटर टेररिज्म कमेटी और लीबिया सैंक्शन कमेटी। चलिए 32 को देखिए,
व्हेन डिड इंडिया बिकेम अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस? इंडिया कब जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर बन रहा है? राइट आंसर क्या रहने वाला? 32 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। 1995 में जो है इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस का, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस से पहले जो है ये एस्टेब्लिश की जाती है 1 जनवरी 1995 में, और इसका ये किसका सक्सेसर है? गेट का। गेट की क्या फुल फॉर्म है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। और गेट कब एस्टेब्लिश किया गया ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। सॉरी, यहाँ पे सामने आ चुका है 1948 में। तो इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर था गेट का भी। गेट जो है सॉरी डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट है और लीगली बाइंडिंग ऑन इट्स मेंबर, अपनी मेंबर्स में जो है लीगली बाइंडिंग होते हैं, जो भी इसके रूल रेगुलेशन है बाइंडिंग नेचर होते हैं, और इंक्लूडिंग इंडिया। चलिए 33 को देखिए। विच डब्ल्यूटीओ बॉडी मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट्स एंड प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर नेगोशिएशंस? चलिए राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या रहने वाला? ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। जनरल काउंसिल जो है वो क्या करती है? मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन, जितने भी एग्रीमेंट है उनको मॉनिटर किया जाता है। और act as a dispute settlement body and trade policy review body when required. India actively participate in its deliberations. चलिए 34 को देखिए। Who is regarded as the chief architect of Indian foreign policy? इंडियन फॉरेन पॉलिसी का चीफ आर्किटेक्ट किसको कंसिडर किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी जो सही रहने वाला, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन पॉलिसी कहा जाता है। नेहरू इरा जो है वहां पे नेहरू जो है खुद जो है एक प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर का जो पोर्टफोलियो है वो भी संभालते हैं जब देश आजाद होता है 1946 से 64 तक। पहले वो आइडियलिज्म को सपोर्ट करते हैं, और जहाँ पे वो नॉन अलाइनमेंट पंचशील एग्रीमेंट जैसे को साइन करते हैं। फेथ इन यूएनओ, यूएनओ में काफी फेथ रखते थे, और पीसफुल को एग्जिस्टेंस में काफी ज्यादा विश्वास था। लेकिन जब 1962 की जो वार होती है, तो फिर जो नेहरू की पॉलिसीज है उनको एक्सपोज मिलता है, और जब वो मतलब काफी एक खराब जो है एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि जिस तरीके से नेहरू सोच रहे थे वैसा हुआ नहीं। यूएनओ भी कुछ खास कर नहीं पाया, और दूसरी तरफ से चाइना जैसी कंट्री जिसको उसके जो एस्टेब्लिशमेंट रिकॉग्निशन देना इंडिया के द्वारा, जब वो एस्टेब्लिश किया गया और उसके साथ पंचशील एग्रीमेंट साइन करना, लेकिन उसके बावजूद भी जो है चाइना ने जो है इंडिया के साथ वार की। तो गांधी इन्फ्लुएंस मॉरल वैल्यूज बट नैरो इंस्टीट्यूशनलाइज देम इनटू पॉलिसी। चलिए 35 को देखिए। विच इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस डिड जवाहरलाल नेहरू प्रिजाइड ओवर इन 1927 शेपिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी आउटलुक? 1927 में जवाहरलाल नेहरू प्रिजाइड करते हैं किसको? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को, जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी को शेप करने का काम करती है। तो कौन सी कॉन्फ्रेंस थी? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। ब्रुसेल्स कॉन्फ्रेंस ऑफ अपोज्ड पीपल 1927 में, जिसका मोटिव था कि वो जो भी जब नेहरू इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से प्रिजाइड करते हैं, और यहाँ पे एंटी एम्पेरियलिज्म के खिलाफ जो है आवाज उठाई जाती है, सॉलिडरिटी ऑफ कॉलोनियल नेशन है उनको एक साथ आना, एकजुट आना, और वर्ल्ड में शांति को विस्थापित करना, ये उसके कुछ मोटिव थे। चलिए 36 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पंचशील एग्रीमेंट? इनमें से पंचशील एग्रीमेंट कौन सा नहीं है? म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, collective security, mutual respect for sovereignty and peaceful coexistence। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, क्योंकि कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है पंचशील प्रिंसिपल नहीं है। पंचशील में 5 प्रिंसिपल्स दिए गए थे। बायलैटरल कंडक्ट गाइडलाइंस, जहाँ पे गाइडलाइन थी। कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है यूएन चार्टर कंसेप्ट है, नॉट अ पार्ट ऑफ पंचशील। समटाइम कंफ्यूज इन एग्जाम्स, ये कंफ्यूज किया जाता है यहाँ पे। 37 देखिए। द डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन अलाइनमेंट वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड एट, जो नॉन अलाइनमेंट है वो ऑफिशियली कहाँ पे अडॉप्ट की जाती है? कौन से एग्रीमेंट या फिर कॉन्फ्रेंस सबमिट में अडॉप्ट की जाती है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। 1961 बेलग्रेड समिट में जो है को अडॉप्ट किया जाता है। नेम फाउंडेड बाय, जहाँ पे फाउंडिंग मेंबर कौन से थे? एक तो इंडिया आ गया, जहां से जिसको रिप्रेजेंट कर रहे थे नेहरू। यूगोस्लोविया टीटो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। इजिप्ट में नासिर रिप्रेजेंट कर रहे थे, और इंडोनेशिया सुखरानो, और गाना में जो है नीरू में जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रही थी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को। बैंडन कॉन्फ्रेंस जो है 1955 में हुई थी, प्रिकर्सर है किसका? ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का।
पंचशील एग्रीमेंट है, ये बायलैटरल एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। चलिए 38 को देखिए, विच इंस्टीट्यूशन इज फॉर्मली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रीटी मेकिंग इन इंडिया। इंडिया में जो ट्रीटीज मेक किए जाती है दूसरी नेशंस के साथ, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर सी जो सही है, प्रेसिडेंट जो है हमारे, वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन विजिट ट्रीटी मेकिंग पावर इन प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को देते हैं, बट एक्सरसाइज बाय जो इसको एक्सरसाइज की जाती है बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द पीएम। अनलाइक यूएसए सीनेट रेक्टिफिकेशन, इंडिया पार्लियामेंट हैज नो फॉर्मल रूल। इंडियन पार्लियामेंट का यहाँ पे कोई फॉर्मल रूल नहीं है। इसके विपरीत जैसे यूएसए में देखोगे तो वहां पे जो सीनेट है, जो वहाँ उनकी पार्लियामेंट है, सीनेट जिसे कहा जाता है, वो उसके द्वारा रेक्टिफिकेशन उसकी दी जाती है, रेक्टिफाई किया जाता है। पार्लियामेंट कैन ओनली डिबेट ट्रीटीज, हमारी पार्लियामेंट सिर्फ वहां पे डिबेट्स ही हो सकती है एंड अप्रूव बजटरी एलोकेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन। बाकी जो साइन करने का काम है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है थ्रू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। चलिए, द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है ये कब एस्टेब्लिश की जाती है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही रहने वाला, 1998 में की जाती है। और एनएससी जो है क्रिएटेड बाय वाजपेयी गवर्नमेंट आफ्टर पोखरान सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट। चलिए 40 को देखिए, द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ इंडिया सिक्योरिटी आफ्टर द कारगिल वॉर वाज कंडक्टेड बाय, किस कमेटी के द्वारा जो है रिव्यू किया जाता है इंडियन सिक्योरिटी को आफ्टर कारगिल वॉर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। कारगिल रिव्यू कमेटी के द्वारा जो है उसको रिव्यू किया जाता है, सेट इन 1999 बाय के सुब्रमण्यम के अंडर जो है इसको एस्टेब्लिश किया जाता है, लीड टू द क्रिएशन ऑफ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्ट्रेंथनिंग द एनएससी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को। 41 को देखिए, इंडिया डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन इज बेस्ड ऑन, जो इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो किसके ऊपर आधारित है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या रहने वाला। ऑप्शन नंबर सी जो सही है, मैसिव रिटेलिएशन एंड नो फर्स्ट यूज। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी कहती है कि हम जो है कभी भी न्यूक्लियर्स को जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे किसी दूसरे के खिलाफ, पहले हम कभी नहीं यूज करेंगे, लेकिन अगर सामने वाली कंट्रीज ने यूज कर दिया तो हम जब करेंगे तो फिर उसके बाद जो है हम ये नहीं देखेंगे उन्होंने कितने लेवल पे जाकर इसको अटैक किया, लेकिन हम हमारा जो हैवी रिटेलिएशंस होगा। तो ये इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, और इसमें ये भी क्लास इंक्लूड किया गया कि हम जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स हैं उनके खिलाफ जो है कभी न्यूक्लियर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये भी इंडिया का पॉलिसी अडॉप्टेड इन 2003 में की जाती है। इंडियन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, इंडिया वाज नॉट यूज न्यूक्लियर वेपन फर्स्ट बट इफ अटैक विल रिटेलिएट विद मैसिव फोर्स। ये क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस के तहत जो है इंश्योर किया जाता है अपनी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। 42, विच आर द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज फॉर इंडिया, इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज इनमें से कौन सा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, नक्सली या मॉइस्ट इंसर्जेंसी है, जैसे अभी जो है अभी के टाइम में झारखंड जैसी स्टेट्स में काफी ज्यादा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट नक्सलिस्ट मॉसिस्ट इंसर्जेंसी, इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट में हो गया, कम्युनल राइट्स एंड एथिक वायलेंस, ये इंटरनल में आते हैं, इंटरनल चैलेंज साइबर क्राइम एंड रेडिकलाइजेशंस। और एक्सटर्नल चैलेंजेस में जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट्स आ गया, जैसे चाइना और पाकिस्तान जैसी कंट्री में हो गया। उसके बाद जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो गया, और उसके साथ साथ मैरिटाइम सिक्योरिटी, पायरेसी, जो लूट खसोसी होती है ना ड्यूरिंग द इन द सीज, जब समुद्र में शिप्स वगैरह एक जगह से दूसरी जगह सामान को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वहां पे भी लूट होती है, तो उसको पायरेसी कहते हैं। इंश्योर सिक्योरिटी, तो ये सारे जो एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं। माइस जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज है, ना कि एक्सटर्नल। ऑपरेशन मेघदूत 1984 इज रिलेटेड टू विच स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी रीजन ऑफ इंडिया। ऑपरेशन में मेघदूत ये क्या है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, सियाचन ग्लेशियर में लॉन्च टू प्री एम्प्ट पाकिस्तान मूव इन सियाचन ग्लेशियर काराकोर रेंज।
व्हेन डिड इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का इंडिया कब मेंबर बनता है? राइट आंसर बताइए, क्या सही रहने वाला? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। 1945 में जो है इंडिया जो है आईएमएफ का मेंबर बनता है और ब्रेटन वुड जो सिस्टम है वो इसको इम्प्लीमेंट करता है आईएमएफ को। एंड दिसंबर 1945 में क्या होता है, केम इनटू इफेक्ट में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप? वर्ल्ड बैंक का ग्रुप का इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या होने वाला? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हिस्सा नहीं है। बाकी जो इसके 5 इंस्टीट्यूशंस हैं इसमें आते हैं आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो लोन देता है एट मार्केट रेट्स पे। आईडीए जो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है जहां पे कंसेशनल लोन्स और ग्रांट्स दी जाती हैं। और आईएफसी क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो प्राइवेट सेक्टर्स को लोन देने का काम करता है। और उसके बाद जो मीगा जो है एमआईजीए, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जो पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस करती है। उसके बाद आईसीएसआईडी जो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का काम करती है। तो आईएमएफ जो है इज आल्सो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड 1944 में अलॉन्ग द साइड द वर्ल्ड बैंक के साथ साथ, but it is independent and focus on macroeconomic stability and exchange rates and the balance of payment supports। चलिए 46 को देखिए। which of the following best explain India's position on common but differential responsibilities in climate negotiations? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही रहने वाला है? तो चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। डेवलप्ड कंट्री शुड टेक द लीड इन एमिशंस कट व्हाइल सपोर्टिंग डेवलपिंग कंट्रीज। देखिए कॉमन, हर एक जो है कुछ ना कुछ जो टारगेट्स को कंट्री सेट करेगी कि हमने इतने लेवल पे जो है एमिशंस को कम करना है, जो कार्बन एमिशंस है या फिर अदर गैसेस का एमिशंस है उसको कम करना है। लेकिन वो डिफरेंट होगा, ये नहीं कि जो एडवांस कंट्रीज है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो अलग लेवल पे जाके करेंगी और जो अंडर डेवलप है वो अलग लेवल पे। उनका टारगेट्स में डिफरेंस होगा, लेकिन सभी जो है मिलकर इसको अचीव करने का प्रयास करेंगे। क्योटो, कॉपरहैगन एंड पेरिस में इसको कंसिस्टेंटली डिफेंड किया जाता है इंडिया के द्वारा। चलिए 47 को देखिए। विच टारगेट्स डिड इंडिया कमिट टू अंडर इट्स नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस सबमिटेड फॉर द पेरिस एग्रीमेंट? इंडिया ने क्या जो है कमिट किया? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। अचीव 40% ऑफ द क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी फ्रॉम द नॉन फॉसिल सोर्सेस बाय 2030। 2030 तक जो है हम 40% से क्या करेंगे, अचीव कर लेंगे इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी से फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स से जो एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाएगा। रिड्यूस इमिशन इंटेंसिटी जीडीपी बाय 33 to 35% बाय 2030 फ्रॉम 2005 लेवल से। हम 2005 लेवल से जो है इतना रिडक्शन लाएंगे। उसके बाद 40% जो है पावर कैपेसिटी जो है नॉन फॉसिल फ्यूल से अचीव करेंगे 2030 तक। उसके बाद क्रिएट एडिशनल कार्बन सिंक 2.5 टू 3 बिलियन टन CO2 इक्विवेलेंट थ्रू एफॉरेस्टेशन करके जो है 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन जो है कार्बन का जो एमिशन है उसको कम करेंगे। इंडिया अनाउंस नेट जीरो का जो टारगेट है वो इंडिया अचीव करेगी 2070 एट COP26 ग्लासगो में जो है यहाँ पे डिस्कस किया जाता है, नॉट 2047। चलिए 48 को देखिए। विच सेक्टर कंट्रीब्यूट द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडिया ग्रीन हाउस गैस एमिशंस? ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशंस हो रहा है इंडिया का
कौन सा सेक्टर जो है लार्जेस्टली जो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसमें, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। इंडस्ट्री सॉरी एनर्जी सेक्टर जो है वो काफी ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूट डोमिनेट बाय एनर्जी सेक्टर जो 40% जो है कर रहा है। उसके बाद जो है एग्रीकल्चर 40%, इंडस्ट्री 8%, ट्रांसपोर्ट 7%। चलिए नेक्स्ट 49 को देखिए, विच स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन इज करेक्ट। इंडिया की जो एनर्जी ट्रांजिशन है उसके साथ का करेक्ट है। तो चलिए बताइए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। इंडिया जो का जो लक्ष्य है 500 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी को जो उसको प्रोड्यूस करना बाय 2030 रिन्यूएबल सोर्सेज से, ठीक है। ये है एट कॉप 26 ग्लासगो में, यहाँ पे 21 में पीएम मोदी अनाउंस पंचमृत स्ट्रेटेजी इंक्लूडिंग 500 गीगावाट जो नॉन फॉसिल फ्यूल से होगा कैपेसिटी बाय 2030। उसके बाद 50% एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल्स, 50% रिन्यूएबल से होगी 2030 तक। और उसके बाद रिड्यूस एमिशंस बाय 1 बिलियन टन्स बाय 2030, 1 बिलियन टन्स को कम किया जाएगा और उसके साथ साथ रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी बाय 45% बाय 2030 फ्रॉम 2005 लेवल्स। और नेट जीरो का टारगेट जो है वो 2070 में अचीव किया जाएगा। ये जितने भी टारगेट्स हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको भी याद रखिए। चलिए 50 को देखिए, द टर्म इंडो पैसिफिक गेन प्रोमिनेंस इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी थ्रू विच ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। जो इंडो पैसिफिक जो है टर्म जो है गेन इंपॉर्टेंस गेन्स करती है इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी थ्रू विच ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, किस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के तहत। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, सागर डॉक्ट्रिन के तहत। सागर का मतलब फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जो इंडो पैसिफिक रीजन की बात होती है, जहां पे डॉक्ट्रिन अनाउंस बाय पीएम मोदी इन 2015 मार्क्ड इंडिया स्ट्रेटजी शिफ्ट टुवर्ड्स व्यूइंग द इंडिया एंड पैसिफिक ओशियंस एज अ सिंगल स्ट्रेटेजिक स्पेस। और इसके बाद जो है इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव भी लाया गया 2019 में, फर्दर कंसोलिडेट इंडियाज रीजनल अप्रोच। चलिए 51 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द क्वाड मेंबर्स। इनमें से क्वाड मेंबर का करेक्ट आंसर जो ऑर्डर है वो कौन सा है। आपको पता है ये क्वाड मेंबर कौन से हैं, तो राइट आंसर क्या होने वाला, ऑप्शन नंबर बी जो सही है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए जो है क्वाड के मेंबर हैं। यहाँ पे इनका एम है फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। चलिए 52 को देखिए, द फर्स्ट फॉर्मल ब्रिक समिट वाज हेल्ड इन। जो ब्रिक की फॉर्मल समिट पहली कब हुई थी, ब्रिक्स की नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो 2009 में हुई थी, कैटरिंगबर्ग में हुई थी 2009 में। ये तब ब्रिक था, उसके बाद जो है जब साउथ अफ्रीका 2010 में ज्वाइन करता उसके बाद जो है ब्रिक जो है ब्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता। 53 देखिए, द न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी अ मेजर ब्रिक्स इनिशिएटिव हैज इट्स हेडक्वार्टर। एनडीबी का हेडक्वार्टर बताइए। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो सही है, शंघाई चाइना में जो है इसका हेडक्वार्टर है, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था फोर्टलीजा समिट के तहत 2014 में। ये काफी इंपॉर्टेंट है। 54 देखिए, इंडिया होस्ट इट्स फर्स्ट एवर G20 समिट्स इन। इंडिया अपनी जो G20 समिट्स होस्ट करता पहली, वो कब करता, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये रिसेंट में हुआ है 2023 में। तो यहाँ पे जो है इंडिया होस्ट G20 लीडरशिप समिट इन न्यू दिल्ली सितंबर 2023, जहां पे उसका थीम होता है वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ये थीम भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट 55 को देखिए, यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग करना है ऑर्गेनाइजेशंस को उनके की आउटकम के साथ। तो चलिए क्वाड का क्या हो गया, ब्रिक्स का, G20 का, इंडो पैसिफिक का। राइट आंसर मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। ए का पहले का जो क्वाड जो है उसका ए ही आएगा, वैक्सीन प्रोटेक्शन जो है इसके साथ संबंधित है। और ब्रिक्स जो है वो फर्टिलाइजर डिक्लेरेशन, जहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक को एस्टेब्लिश किया जाता है। G20 जो है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन होती है 2023 में, जहाँ पे वासुदेव कुटुंबकम जो है उसका थीम होता है। और इंडो पैसिफिक जो है 7 पिलर्स लेके आते हैं फ्रेमवर्क 2019 में होता है। और ड्यूरेंट जो लाइन है 1893 में बस ड्रॉन बिटवीन, ये किसके बीच में, किन दो कंट्रीज के बीच में ड्रॉन होती है। तो राइट आंसर क्या रहने वाला, ऑप्शन नंबर
सी जो है वो सही है। ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में ये साइन होती है सर मॉर्टिमर ड्यूरेंट एंड अमीर अब्दुल रहमान खान, जो ब्रिटिश इंडिया को अफगानिस्तान से सेपरेट करने का काम करती है, ड्यूरेंट लाइन। चलिए 47 को, सॉरी 57 को देखिए, द मैकमोहन लाइन। पहले हमने ड्यूरेंट लाइन को देखा, अब मैकमोहन लाइन को देखते हैं, ये किसके बीच में इमर्ज फ्रॉम विच एग्रीमेंट, ये किस एग्रीमेंट के बीच में हुई और ये किसके बीच में है, बताइए। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, शिमला कन्वेंशन के तहत 1914 में जो है ये क्या करती है, मैकमोहन लाइन ब्रिटिश इंडिया को तिब्बत से अलग करती है, जो तिब्बत अभी चाइना डिड नॉट रेटिफाई, चाइना इसको रेटिफाई नहीं करता है, मैकमोहन लाइन को। चलिए 58 को देखिए, द रेड क्लिफ लाइन पार्टीशन बाउंड्री वाज अनाउंसिंग, पहले ड्यूरेंट लाइन फिर मैकमोहन लाइन, अब रेड क्लिफ लाइन जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ये कब साइन की जाती है, कब ड्रॉ की जाती है पार्टीशन बाउंड्री, अनाउंस कब की जाती है, अनाउंसमेंट इसकी कब होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। सर क्राइल रेडक्लिफ जो है वो पंजाब एंड बंगाल बाउंड्री कमीशन को लेके आते हैं, इशूड बाय अवार्ड ऑफ 17 अगस्त 1947 को लेके आते हैं, तो राइट आंसर ए है। इंडिया पाकिस्तान बाउंड्रीज को डिवाइड किया जाता है। 59 को देखिए, सार्क वाज फाउंडेड इन एंड हैज इट्स हेडक्वार्टर एट, सार्क का फाउंड होती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। सार्क 1985 में जो है इसको एस्टेब्लिश किया जाता है और इसका जो है सेक्रेटरीट जो है ढाका समिट के तहत होता है और यहाँ पे इसका हेड सेक्रेटरीट जो है वो काठमांडू में होता है। इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका नेपाल भूटान मालदीव अफगानिस्तान जो है इसके मेंबर हैं। अफगानिस्तान ज्वाइन करता है 2007 में। सार्क प्रॉमिस रीजनल कॉपरेशन इज ऑफन अंडरगन बाय इंडिया, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन चल रही है उसके बाद जो है ये इनके बीच में जो एक रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे। 60 देखिए, तो गुजराल डॉक्ट्रिन जो 1996 में 97 में आती है इज बेस्ट समराइज एस, इसका क्या फीचर था गुजराल डॉक्ट्रिन का, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। आई के गुजराल के द्वारा लेके आते हैं और यहाँ पे यूनिलेटरल नॉन रेसिप्रोकल कंसेशन टू स्मॉलर नेबर्स, और ये पाकिस्तान के ऊपर लागू नहीं होती है। बाकी पाकिस्तान को छोड़कर जितनी भी हमारी नेबरहुड कंट्रीज है, जैसे बांग्लादेश हो गया नेपाल हो गया श्रीलंका मालदीव भूटान जैसी कंट्रीज हैं, इसको हम जो है नॉन रेसिप्रोकल कंसेशंस को फॉलो करेंगे, प्रिंसिपल्स को, मतलब कि हम इनकी हेल्प करेंगे और बदले में इनसे कुछ अपेक्षा नहीं रखेंगे, ऐसा आई के गुजराल जो है डॉक्ट्रिन लेके आते हैं। गुजराल डॉक्ट्रिन अपने नेबरहुड के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए। 61 देखिए, विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा इनमें से करेक्टली मैच्ड है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। जो शिमला एग्रीमेंट है वो 1971 का जो सीज फायर लाइन है उसको लाइन ऑफ कंट्रोल में तब्दील करता है, और जो ताशकंद एग्रीमेंट के बाद क्या होता है, ये कब होता है 1965 की बार के बाद होता है, और इंडस वाटर ट्रीटी जो है 1960 में होती है, और जहाँ पे इंटरवेंशन जो मीडिएटर का काम करता है वर्ल्ड बैंक करता है, और जो कराची एग्रीमेंट है इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर लाइन का काम करता है, ना कि इंडिया चाइना के बीच में। चलिए 62 को देखिए, प्लेस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना है, तो पंचशील एग्रीमेंट सार्क फॉर्मेशन साइनो इंडिया इंडियन वॉर एंड बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, देखिए पंचशील एग्रीमेंट मेरे को सबसे पहले लग रहा है, तो फन तो पहले आएगा, उसके बाद जो है सार्क का फॉर्म होता है 1985 में, साइनो इंडिया वॉर ये 1962 में होता है, और बांग्लादेश देखिए पहला हो गया 1954 में, उसके बाद जो है थ्री आएगा साइनो इंडियन वार 1962 में, और उसके बाद 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वार होती है, 4 और 2, मेरे ख्याल से 1 आंसर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों ऑप्शन जो है वो सेम है। आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चंस को फ्रेम करने में गलती है, तो इसका ए भी हो सकता है और इसका बी भी हो सकता है, आप इसको करेक्ट कर लीजिए क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम तो एक जैसे सिमिलर दे दिए गए। चलिए 63 को देखिए, लुक ईस्ट पॉलिसी 1992 में देखिए, अ पोस्ट colonial imperative primarily sought to,
लुक ईस्ट पॉलिसी क्या मोटिव था, किस चीज को अचीव करना चाहती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो सही है, इंटीग्रेट इंडिया विद साउथ ईस्ट एंड ईस्टर्न एशियन इकोनॉमीज एंड इंस्टीट्यूशंस। ये पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा लाई जाती है। और इसके बाद जो है लुक ईस्ट पॉलिसी जो है वो, ये क्या, लुक ईस्ट पॉलिसी लेटर एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट की जाती है अंडर पीएम, अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा अंडर जो है इसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी में लाया जाता है, जहाँ पे ट्रेड कनेक्टिविटी और इंस्टीट्यूशन लिंकेज को प्रमोट किया जाता विद एशियान्स ईएस एआरएफ यूजिंग नॉर्थ इंडिया एज अ गेटवे मूविंग बियॉन्ड सब कॉन्टिनेंटल confines created by colonial participation। चलिए 64 को देखिए, बिम्स्टेक इज यूजफुल टू इंडियाज नेबरहुड स्ट्रेटेजी प्राइमरली बिकॉज इट। बिम्स्टेक जो है क्यों इंपॉर्टेंट है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। बिम्स्टेक जो 1997 में एस्टेब्लिश किया जाता है, वो एक ब्रिज का काम करता है साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया के बीच में, और जो लुक और एक्ट ईस्ट पॉलिसी वाया नेबरहुड कनेक्टिविटी के द्वारा जो है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और ये 1997 में एस्टेब्लिश किया जाता है, और सार्क में जो है इंडिया पाकिस्तान के टेंशन के कारण जो बिम्स्टेक आजकल काफी ज्यादा जो है इसको सपोर्ट किया जा रहा है इंडिया के द्वारा। तो बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, और इसका सेक्रेटरीट जो है वो ढाका में है, इसका हेडक्वार्टर है ढाका में, एंड इट साइड स्टेप्स इंडिया पाकिस्तान ग्रिड लॉक इन सार्क, जो सार्क में जो टेंशन चल रही है कनेक्टिंग द सब कॉन्टिनेंट टू एशियंस थ्रू बे ऑफ बंगाल। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो चुका है। 65 देखिए, बांग्लादेश वाज क्रिएटेड इन 1971 विद इंडियाज मिलिट्री, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश आफ्टर इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस के बाद जो है वो बांग्लादेश पीएम कौन था? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, शेख मुजीबुर रहमान जो है इसके मेंबर सॉरी पीएम होते हैं फर्स्ट। और जो मुक्ति बाहिनी जो है उसको सपोर्ट किया जाता है बाय इंडियन मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिकली, जो इंडिया पाकिस्तान के साथ एक वार ऑफ दिसंबर 1971 होती है और लीडिंग टू बांग्लादेश का जन्म होता है तब। और जो है शेख मुजीबुर रहमान जो है पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं किसके? बांग्लादेश के। 66 को देखिए, द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट of 2015 resolve the long pending issues of, ये किसका लॉन्ग पेंडिंग डिस्प्यूट को सॉल्व करता है? तो राइट आंसर क्या रहने वाला? ऑप्शन नंबर सी जो सही है, एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स। तो जनजातीय ग्रुप रहते थे इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे, तो उनको जो है उनका जो एक मसला काफी देर से चल रहा था, उसको 2015 में जो है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत जो इसको हल किया जाता है बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड शेख हसीना, resolve the 68 years old problems of 111 Indian enclave in Bangladesh and 51 Bangladeshi enclave in India। तो ये एक हिस्टोरिक डिसीजन था which is taken on the humanitarian grounds। India and Bangladesh are the member of all except, सभी इनमें से इंडिया और बांग्लादेश इन सभी के मेंबर हैं, इनमें से एक के नहीं है। वो कौन सी ग्रुप है? सार्क, बिम्स्टेक, एसयू, बीबीआईएन। आई थिंक ऑप्शन नंबर सी जो सही है, एससीओ के नहीं है, सार्क के भी हैं, बिम्स्टेक के भी हैं और बीबीआईएन के भी हैं। बीबीआईएन क्या हो गया? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल। बाकी आपको मैंने डिस्कस करवा दिया। तो चलिए 68 को देखते हैं। विच इंडियन स्टेट शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद बांग्लादेश? इंडिया की कौन सी जो स्टेट है वो बांग्लादेश के सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करती है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और ये काफी बेसिक क्वेश्चंस भी है। तो वेस्ट बंगाल के साथ जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर किया जाता है। उसके बाद जो त्रिपुरा, मेघालय, आसाम एंड मिजोरम जैसी स्टेट्स हैं वो भी शेयर करती हैं बॉर्डर इसके साथ, बांग्लादेश के साथ। विच कंट्री वाज द ओनली वन टू वोट अगेंस्ट इंडिया मेंबरशिप इन द यूनाइटेड नेशन इन 1947? 1947 में से कौन सी कंट्री जो है इंडिया के अगेंस्ट वोट करती है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, यूएसए। तो राइट आंसर क्या रहने वाला? ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, अफगानिस्तान जो है इंडिया के खिलाफ जो है वो वोट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 70 की तरफ, थोड़ा रफ्तार में करेंगे क्योंकि काफी ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट वाज नॉट एग्जीक्यूटेड बाय इंडिया इन अफगानिस्तान?
इंडिया इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट है वो इंडिया के द्वारा नहीं चलाया जा रहा पाकिस्तान में, सॉरी अफगानिस्तान में? चलिए बताइए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। ग्वादर पोर्ट के द्वारा को नहीं रन किया जा रहा, बाकी शातूत डैम हो गया, उसके बाद अफगानिस्तान पार्लियामेंट बिल्डिंग हो गया, यरंज दिलेरम हाईवे जो है, इन पे जो है इंडिया इन्वेस्ट करके अफगानिस्तान में जो है ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन ग्वादर पोर्ट जो है वो ईरान में, सॉरी, ये ग्वादर पोर्ट कहाँ पे है? आई थिंक ग्वादर पोर्ट जो है वो ये चाइना, पाकिस्तान, ग्वादर पोर्ट जो है पाकिस्तान में है और ये चाइना के द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है अंडर सीपीसी, बलूचिस्तान में जो लोकेशन है जिसकी। और जो शातूत डैम है उसको सलमा डैम भी कहा जाता है। और अफगानिस्तान पार्लियामेंट को भी बिल्ड करने में जो है इंडिया जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है वहां। सॉरी, सलमा डैम अलग है और शातूत जो डैम है वो भी वो अलग है। ठीक है, दोनों एक से एक नहीं, आई मिस्टेक है मेरी। यहाँ पे शातूत डैम जो है वो क्या प्रोजेक्ट है, अनाउंस किया गया था 2021 में टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू काबुल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं जो इंडिया ने अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किया गया है इंडिया के द्वारा वहां पे। 71 को देखिए, विच इंडिया इरानियन पोर्ट इज सेंट्रल टू द इंडिया अफगानिस्तान पॉलिसी। कौन सा इनमें से पोर्ट जो है इंपॉर्टेंट है इंडिया अफगानिस्तान पॉलिसी के लिए? ईरान में वो पोर्ट पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। चबार पोर्ट जो है उसको इंडिया डेवलप करा है, ऑपरेशनलाइज्ड इन 2017, कनेक्ट टू द दिलेरम हाईवे एंड फर्दर इनटू अफगानिस्तान बाईपासिंग पाकिस्तान, क्योंकि ये पाकिस्तान को हम बाईपास कर सकते हैं अगर इस पोर्ट के थ्रू। तो नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर में भी ये इसकी अहम भूमिका लिंकिंग का काम करता है। और जो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, बीआरआई, उसको भी काउंटर करने का काम करता है यहाँ पे। 72, विच ट्रीटी फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडिया नेपाल रिलेशंस। जो मॉडर्न इंडिया नेपाल रिलेशन है उसको फॉर्म करता है कौन सी ट्रीटी? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप जो 1950 में साइन की जाती है। इट प्रोवाइड ओपन बॉर्डर्स रेसिप्रोकल ट्रीटमेंट ऑफ। देखिए ओपन बॉर्डर है इंडिया और नेपाल के बीच में, याद रखिए। इससे पहले जो एक ट्रीटी हुई थी सगोली ट्रीटी, वो ना 1860 में हुई थी, वाज बिटवीन इंडिया ब्रिटिश नेपाल एंड ब्रिटिश इंडिया के बीच में थी। चलिए 73 को देखिए, विच एरिया हैज बीन द कॉज ऑफ मेजर बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया नेपाल। कौन सा इनमें से जो है ऑप्शन है जो इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट को दिखाता है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। लिपुलेक, काला पानी और लिम्पियादुरा जो है रीजन जो है जहां पे डिस्प्यूट है इंडिया और नेपाल के बीच में। चलिए 74 को देखिए, व्हाट इज द मेजर डिफेंस कॉपरेशन मैकेनिज्म बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सी होती है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है सूर्य किरण, ये होती है इंडिया और नेपाल के बीच में। और काफी ज्यादा एक हमारे जो है यहाँ पे गोरखा रेजिमेंट भी होती है, तो वहाँ पे जो काफी पीपल जो सर्व करते हैं गोरखा रेजिमेंट, और बहुत ही मतलब ब्रेव लोग होते हैं ये। 75 देखिए, द इंडो श्रीलंकन अकॉर्ड ऑफ 1987 प्राइमरीली डील विद इश्यूज। जो इंडो श्रीलंका अकॉर्ड हुआ था 1987, ये किसके साथ डील करता है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। तमिल इथनिक कन्फ्लिक्ट एंड डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स, ये राजीव गांधी के टाइम हुआ था और साइन बिटवीन पीएम राजीव गांधी एंड जे.आर. Jayawardene sought to resolve the Tamil crisis. It mandated provincial council and constitutional devolutions via the 13th Amendment. Record also allowed for deployment of Indian peacekeeping force. यहाँ पे इंडियन peacekeeping force को भी डिप्लॉय किया गया था to disarm militants, militant को न्यूट्रलाइज करने के लिए, and exceptionally the allied LTT। LTT एक संगठन है जो एक मिलिटेंट संगठन है कहाँ पे? श्रीलंका में। बट द मिशन बैक फाइट ड्यू टू द हॉस्टिलिटी फ्रॉम द nationalized and allied. This remain a critical episode in a bilateral history. चलिए 76 को देखिए, इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, द फर्स्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन बाय इंडिया केम इनटू इफेक्ट इन विच ईयर? कौन से साल में आता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया श्रीलंका? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, 2000 में ये साइन किया जाता है।
लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर होते हैं इंडिया श्रीलंका। 77 को देखिए, विच स्ट्रेटेजिक पोर्ट इन श्रीलंका हैज बीन लीज टू चाइना फॉर 99 ईयर्स रेजिंग इंडिया कंसर्न। वो 99 ईयर्स के लिए लीज पर लिया गया चाइना के द्वारा कौन सा पोर्ट श्रीलंका में, वो हमारे लिए एक सिक्योरिटी चैलेंज भी है क्योंकि इंडियन ओशियंस में। तो हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो, ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड इन इंडिया श्रीलंका रिलेशंस। करेक्टली मैच नहीं है। इंडो श्रीलंका अकॉर्ड जो 90 से बिल्कुल सही है। IS LFTA ऑपरेशंस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होता है वो 2000 में होता है, बिल्कुल ठीक है। हम्बन टोटा लीज 2000। राजीव गांधी असैसिनेशन जो है 90, नो नो ये नहीं होगा मेरे ख्याल से। राजीव गांधी असैसिनेशन जो है वो 1991 में होती है बाय द LTTE संगठन विच अपोज द इंडो श्रीलंका अकॉर्ड एंड इंडियन मिलिट्री प्रेजेंस को अपोज करता है। चलिए 79 को देखिए, इंडिया मालदीव्स डिप्लोमेटिक रिलेशंस वर फॉर्मली एस्टेब्लिश इन विच ईयर। मालदीव्स के साथ, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, 1965 में फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज मालदीव्स एंड एस्टेब्लिश, जो इंडिया एक पहली कंट्री जो उसको रिकॉग्नाइजेशन करती है एंड एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस, क्लोज फ्रेंड एंड ट्राइज भी हैं और इंडियन मिशंस। चलिए ऑपरेशन कैक्टस को देखिए, वाज रिलेटेड टू, किसके साथ संबंधित है ऑपरेशन कैक्टस। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, ये मालदीव में चलाया जाता है 1988 में। इंडिया की हेल्प मांगती है कौन, मालदीव्स गवर्नमेंट, और वहां पे ऑपरेशन कैक्टस को चलाया जाता है बाय द इंडियन फोर्सेस। चलिए 81 को देखिए, व्हेन वाज द ओरिजिनल ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड भूटान साइन। इंडिया और भूटान के बीच में कौन सी कब ट्रीटी साइन होती है? 1949 में जो है वो साइन की जाती है इंडिया और भूटान के बीच में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। इसके की प्रोविजन, इंडिया वुड गाइड भूटान इन एक्सटर्नल अफेयर्स, इंडिया गारंटीड भूटान सॉवरेनिटी एंड प्रोवाइडेड सिक्योरिटी, दिस ट्रीटी लेड द फाउंडेशन ऑफ क्लोज इंडिया भूटान रिलेशनशिप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 को देखिए, द रिवाइज्ड ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड भूटान इन 2007 में इस ट्रीटी को रिवाइव किया जाता, क्यों और क्या कारण था? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ये जो सही है, रिड्यूस इंडियाज रोल इन भूटान एक्सटर्नल। पहले जो है कहा जाता है कि जो भूटान जो अपने एक्सटर्नल अफेयर्स जो पॉलिसीज को डिसाइड करेगा वो इंडिया की मदद से करेगा, इंडिया को वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगा, लेकिन अब जो है इस क्लास को हटाया गया क्योंकि उसको और ज्यादा ऑटोनॉमी देने के लिए। 2007 रिवीजन अलो टू कंडक्ट इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। चलिए 83 को देखिए, विच एग्रीमेंट एम्फेसाइज बायलैटरल रेजोल्यूशंस ऑफ डिस्प्यूट्स एंड रिस्पेक्ट फॉर द LOC आफ्टर द 1971 वार। 1971 के बाद जो रिजॉल्व किया गया किस एग्रीमेंट के तहत डिस्प्यूट्स है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो सही है, शिमला एग्रीमेंट के तहत इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सेटल डिस्प्यूट बायलैटरल एंड रिस्पेक्ट एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज इंक्लूडिंग द LOC। चलिए 84 को देखिए, विच ट्रीटी गवर्न्स वाटर शेयरिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वाटर शेयरिंग का एक काम करती है ट्रीटी एग्रीमेंट। देखिए इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो 1960 में साइन हुई थी, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब अब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था पहलगाम अटैक के बाद, तो ये काफी ज्यादा चर्चा में थी। क्यों न्यूज में थी? क्योंकि इंडिया ने जो है जो इस ट्रीटी को मानने से मना कर दिया था, क्योंकि वहां पे एक्सक्लूसिव राइट जो है तीन जो रिवर्स है वो पाकिस्तान को दिया गया था, और तीन का जो है इंडिया के पास था। जो ऊपर वाली कंट्री जो है ना, नाहरदम साइड वाली इंडस झेलम और चिनाब, इसका राइट जो है एक्सक्लूसिव राइट पाकिस्तान को दिया गया, और रावी व्यास सतलुज का इंडिया के पास है। लेकिन इंडिया ने जो है इस ट्रीटी को न मानकर जो है जो पानी शेयर करने का जो फॉर्मूला है उसको
इसके ऊपर ब्रेक लगाया, अपनी मर्जी से इसको छोड़ देना, अपनी मर्जी से इसको रोक लेना, तो ये जो है यहाँ पे देखा हमने। तो इसलिए भी ये न्यूज़ में होने के कारण जो इम्पोर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट अटेम्प्ट टू नॉर्मलाइज पीस एंड न्यूक्लियर रिस्ट्रेंट इन 1999? कौन सा एग्रीमेंट या फिर डिक्लेरेशन साइन हुआ था 1999 में? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो सही है, लाहौर डिक्लेरेशन हुआ था कश्मीर डायलॉग इन फरवरी 1999 में, और जहां पे बोथ नेशंस एग्रीड ऑन न्यूक्लियर रिस्क रिडक्शन, न्यूक्लियर को जो अटैक का जो रिस्क है उसको रिड्यूस करने के लिए इस एग्रीमेंट साइन हुआ, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड डायलॉग कंटिन्यूशन के लिए। 86 को देखिए, इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इन विच ईयर डिड दिस हैपन्स? इंडिया एक पहली कंट्री थी जो रिपब्लिक ऑफ चाइना को रिकॉग्नाइजेशन दी, लेकिन देखोगे आज के टाइम पे चाइना कैसे करोड़ा बना हुआ है इंडिया का परमानेंट सीट्स को अचीव करने में। तो राइट आंसर क्या होने वाला? ऑप्शन नंबर बी सी जो है सही है, क्योंकि 1950 में जो है रिकॉग्नाइजेशन दी गई इंडिया के द्वारा, फर्स्ट नॉन कम्युनिस्ट एशियन कंट्री जो है रिलेशंस को एस्टेब्लिश करती है चाइना के साथ। चलिए 87 को देखिए, द मैकमोहन लाइन विच इंडिया रिकॉग्नाइज एज द बॉर्डर विद चाइना इन द ईस्ट वाज ड्रॉन इन विच कन्वेंशन? ये किस कन्वेंशन के तहत ड्रॉन की गई थी? तो राइट आंसर क्या रहने वाला? 1914 में ये क्या की थी? शिमला कन्वेंशन के थ्रू। शिमला एग्रीमेंट अलग है और शिमला कन्वेंशन अलग है, ये आप याद रखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है आपको। आप इनका डिफरेंस जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को हमने डिस्कस कर लिया। 1988 में देखिए, 88 में देखिए, 88 क्वेश्चन। 1993 एग्रीमेंट ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रांसक्विलिटी along द LAC was signed during the visit of which प्राइम मिनिस्टर? तो ये किसके साथ साइन हुआ? किस प्राइम मिनिस्टर के टाइम में हुआ? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो सही है, नरसिम्हा राव के टाइम हुआ, मेंटेन पीस along द LAC। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर? चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है? चाइना पाकिस्तान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कनेक्ट करता है किसको? ग्वादर को जियांजिंग। इंडिया की इसके ऊपर आपत्ति इसलिए है क्योंकि ये पास होता है यूके से, इसलिए इंडिया जो है इसको के ऊपर क्वेश्चंस रेज करता है, पोजीशन करता है। 90 विच इंडियन पॉलिसीज एम्ड एट काउंटरिंग चाइनाज इन्फ्लुएंस इन इंडो पैसिफिक? इंडो पैसिफिक में चाइना के इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करने के लिए इंडिया की कौन सी पॉलिसी है? तो बताइए। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही रहने वाला, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वो काउंटर करने के लिए है, लॉन्च इन 2014। इसके बाद जो है क्वाड ग्रुप हो गया। 91 देखिए, इंडिया एंड जापान फॉर्मली एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन इन विच ईयर? इंडिया और जापान के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन था वो कब एस्टेब्लिश होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, 1952 में होता है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड जापान वाज अंडर अलाइड ऑक्यूपेशंस। Well, India did not sign the US-backed San Francisco Peace Treaty in 1951 because it felt it is compromised Japan's sovereignty. एक सेपरेट ट्रीटी साइन की जाती है विद जापान इन 1952 एस्टेब्लिशिंग एन इंडिपेंडेंट डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है चाइना के साथ जो है एस्टेब्लिश किए जाते हैं इंडिया के बाद। 92 देखिए, व्हेन वाज द इंडिया जापान ग्लोबल पार्टनरशिप लॉन्च्ड? तो राइट आंसर क्या रहने वाला? इंडिया जापान ग्लोबल पार्टनरशिप जो राइट आंसर है ऑप्शन 2000 में ये की जाती है। 93 को देखिए, इन 2006 इंडिया जापान रिलेशनशिप वर अपग्रेडेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? अपग्रेड किए गए थे स्ट्रेटजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप में, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही रहने वाला है, जहां पे डिफेंस कॉपरेशन, इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड रीजनल सिक्योरिटी को फोकस किया जाना।
और इसको 2014 में जो है फर्दर एलिवेटेड टू स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप में कन्वर्ट किया गया। 1994 देखिए, इन 2016 इंडिया जापान न्यूक्लियर एग्रीमेंट वाज हिस्टोरिक बिकॉज राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही लग रहा है। जापान फर्स्ट न्यूक्लियर एग्रीमेंट विद नॉन एनपीटी कंट्री। जापान एक ऐसी कंट्री के साइन किया उसने न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो एनपीटी सिग्नेटरी नहीं था, पहली कंट्री है वो इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट कनेक्ट इंडिया विद साउथ एशिया? साउथ एशिया के साथ कौन कनेक्ट करता है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, 1, 2 एंड 4। चबार पोर्ट नहीं है, बाकी बिम्स्टेक इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे और कालागन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, ये सभी जो हैं वो इंडिया को साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करते हैं। और जो चबार पोर्ट है वो ईरान में है, जो इंडिया को कनेक्ट करता है अफगानिस्तान के साथ एंड सेंट्रल एशिया, नॉट साउथ ईस्ट एशिया। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना है। इंडिया बिकेम एशियान सेक्टोरल डायलॉग पोर्टल, सेक्टोरल डायलॉग पोर्टल कब बना? फिर उसके बाद रीजनल फोरम, फिर उसके बाद एफटीए और उसके बाद ईस्ट एशिया समिट। ईस्ट एशिया समिट जो 2005 में होती है, एफटीए कब साइन होता है? मेरे ख्याल से 2010 में होता है। तो सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर ये 19 ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे को सही लग रहा है, 1। हाँ, ये हो गया 1992 में, फिर 1996 में हो गया, हाँ 2005 और 2010। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही रहने वाला है। 97 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैन स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्ट एशिया फॉर इंडिया? वेस्ट एशिया क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए? तो वेस्ट एशिया इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, एनर्जी सिक्योरिटी और डायस्पोरा रेमिटेंस के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट में जो हम क्रूड ऑयल को जो है वहां से इंपोर्ट कराते हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर जैसी कंट्रीज से, और इसके इराक जैसी कंट्रीज से, और उस वहां पे हमारे बहुत सारे जो हैं सिटीजन जो है वहां पे काम करते हैं, तो एक रेमिटेंस का एक काफी बड़ा सोर्स है। हाफ ऑफ द इंडियन क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस इंपोर्ट फ्रॉम सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान एंड यूएई। 9 मिलियंस इंडियंस जो है लिव इन गल्फ कंट्रीज, जो 40 to 50 बिलियन डॉलर जो है एनुअली सोर्स ऑफ रेमिटेंस। 98 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग इंडिया ईरान रिलेशन? इंडिया ईरान रिलेशन को लेकर इनमें से क्या सही नहीं है? चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहने वाला? ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, इंडिया सपोर्ट यूएस सैंक्शन ऑन ईरान। नहीं, इंडिया यूएस की सैंक्शंस को सपोर्ट नहीं करता। बाकी इंडिया इन्वेस्टेड इन द फरजाद बी गैस फील्ड, इंडिया यूज चबार पोर्ट फॉर सेंट्रल एशियन कनेक्टिविटी, बिल्कुल पर्शियन कल्चर इन्फ्लुएंस शेप्ड इंडियन लैंग्वेज एंड आर्किटेक्चर्स। तो इंडिया जो है यूएस की सैंक्शंस को सपोर्ट नहीं करता ईरान के ऊपर जो उसके द्वारा लगाई है, बैलेंसिंग एक्ट का काम करता है विद ईरान व्हाइल प्रोवाइडिंग यूएस पेनल्टीज। चलिए 99 को देखिए, विच गल्फ कंट्री इज इंडिया टॉप लीडिंग पार्टनर एंड हैज कन्फर्ड इज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ जायद ऑन पीएम मोदी। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनके द्वारा जो इंडियन के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है ये यूएई के द्वारा ये दिया जाता है 2019। 100 क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो बताइए 100 क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहने वाला? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू नेचुरल गैस सप्लाई फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू इंडिया? इस प्रोजेक्ट के तहत नेचुरल गैस को सप्लाई करने के लिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो सही है, तापी। तापी मतलब तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट है को तापी कहा जाता है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू सप्लाई नेचुरल गैस।
तो ये थे आज के 100 एमसीक्यूज। लेकिन हाँ, 100 एमसीक्यूज से ऊपर भी हैं, मेरे ख्याल से थोड़ा 109 के लगभग एमसीक्यूज हैं। तो आइए हम आगे भी देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं तो इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे तापी अभी हमने डिस्कस किया तो काफी इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज रहने वाला। आई थिंक 109 एमसीक्यूज हैं टोटल वीडियो में। तो इंडिया सोर्स a significant portion of its uranium import। यूरेनियम का इंपोर्ट इंडिया का कहां से होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। कजाकिस्तान से जो है ये लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, और यहाँ से इंडिया जो है इंपोर्ट करता है। 102 क्या हो गया? व्हेन वाज बिम्स्टेक एस्टेब्लिश्ड एंड बाय व्हिच डिक्लेरेशन? बिम्स्टेक कब एस्टेब्लिश किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। 1999 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंडर इसको एस्टेब्लिश किया गया। उसके मेंबर्स कौन कौन से आप पढ़ लीजिए, और कौन से मेंबर कब ज्वाइन किया ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। 103 को देखिए, वेयर इज द सेक्रेटरीट ऑफ बिम्स्टेक लोकेटेड? बिम्स्टेक का जो कहाँ पे है? बिम्स्टेक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, ढाका में है। ठीक है, 2014 में इसको एस्टेब्लिश किया जाता है। 104 का देखिए, विच एक्सरसाइज कंडक्टेड अंडर बिम्स्टेक के अंडर कौन सी एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, मिलेक्स जो है इसके अंडर एस्टेब्लिश किया जाती है, सॉरी एक्सरसाइज की जाती है। 105 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नेवल एक्सरसाइज इज प्राइमरी एक्सरसाइज क्वाड? क्वाड ग्रुप में कौन सी नेवल एक्सरसाइज है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, मालाबार जो है क्वाड ग्रुप के बीच में जो है मिलिट्री एक्सरसाइज की जाती है। चलिए 106 को देखिए, विच स्टेट इज कंसीडर इंडियाज लाइफ लाइन ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी ड्यू टू क्रूड ऑयल इंपोर्ट? तो कौन सी लाइफ लाइन ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी कंसीडर की जाती है इंडिया के लिए? इंडिया के लिए क्या, वर्ल्ड के लिए की जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो सही है, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। क्योंकि 60% ऑफ इंडिया क्रूड ऑयल पास थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हार्मूज कनेक्टिंग द पर्शियन गल्फ विद द अरेबियन सी। Another crucial checkpoint is Strait of Malacca. ऑपरेशन संकल्प लॉन्च इन 2019 वाज रिलेटेड टू, ये किसके रिलेटेड था? संकल्प। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो सही है, एस्कॉर्टिंग इंडियन मर्चेंट शिप इन गल्फ रीजन्स। चलिए 108 को देखिए, आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो बताइए, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन संकल्प, मिशन सागर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहने वाला? मिशन सागर जो है पेंडेमिक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है। तो उसके बाद देखेंगे ऑपरेशन राहत जो है जेमन इवैक्यूएशंस, और उसके बाद कावेरी जो है सूडान में चलाया जाता है, और ऑपरेशन संकल्प जो है एस्कॉर्टिंग इन गल्फ अभी देखा हमने। तो इस हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहने वाला। तो चलिए 109 को देखिए, विच इंडियन इनिशिएटिव अलाइन विद मैरीटाइम कनेक्टिविटी एंड कल्चरल डिप्लोमेसी इन इंडियन ओशन रीजन्स? कौन सा इनिशिएटिव जो है अलाइन करता है विद मैरीटाइम कनेक्टिविटी एंड कल्चरल डिप्लोमेसी इंडियन ओशन रीजन में? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो सही है, प्रोजेक्ट मौसम जो है वो यहाँ पे चलाया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, एम्स टू रिकनेक्ट मैरीटाइम रूट्स, कल्चरल लिंकेज एंड हिस्टोरिकल एक्सचेंज इन द इंडियन ओशियंस, और इसको कंप्लीमेंट किया जाता है बाय प्रोजेक्ट सागरमाला। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट 109 एमसीक्यूज, जो काफी मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जरूर आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन सीधे उठ के आएंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हमारी ई बुक को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाकर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक जिन्होंने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो जिनको ये फ्री पीडीएफ चाहिए वहां पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे हम जल्दी काम करेंगे। तो आपके लिए नेक्स्ट जो है किसके ऊपर आपको मैराथन चाहिए वो हमें आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम उसी के ऊपर जो है मैराथन लेके आएंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद द चैनल टिल नेक्स्ट वीडियो।